हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। कल लगातार चर्चा रही कि जो कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता हैं वो तमाम एक साथ जुटे और जिनको नाम G23 दिया गया है। उसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं नंबर, लेकिन उन सबको G23 का नाम दिया गया है और उन सब की कुछ नाराजगियां हैं। और क्या अब एक चर्चा तेज है कि क्या सुलह सफाई चल रही है, क्या G23 के अंदर, और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस मीटिंग में थे गुलाम नबी आज़ाद के साथ और उसके बाद वो मीटिंग करने के लिए राहुल गांधी के पास भी पहुंचे, तो क्या उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि एक सुलह की कोशिश है पुराने खेमे में, यानी कि वयोवृद्ध नेताओं के खेमे में और जो नौजवान पीढ़ी है उसके खेमे में। कल गुलाम नबी आज़ाद के घर ये तमाम नेता जुटे थे और सामूहिक और समावेशी लीडरशिप की मांग की जा रही थी इनसे। और इसमें कपिल सिब्बल काफ़ी ज़्यादा आक्रामक थे, लेकिन उनके घर पे ये बैठक नहीं हुई थी, बल्कि उसका वेन्यू चेंज कर दिया गया था, यानी जो जगह थी वो गुलाम नबी आज़ाद का घर कर दिया गया था। समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन का सुझाव दिया गया। ये भी कहा गया कि विपक्षी दलों के बीच अलग थलग न पड़े कांग्रेस। असंतुष्ट खेमे की बैठक में कई नए चेहरे भी दिखे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर और मणिशंकर अय्यर भी इसमें शामिल थे। हमारे साथ उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, ये बताएं कि इस कवायद से क्या हासिल करना चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा या G23 और राहुल गांधी वगैरह वगैरह? जी देखिए, असंतुष्ट खेमों की ये मांग रही है कि पार्टी में जो भी निर्णय हो वो सामूहिक निर्णय हो और सबों से पूछकर वो निर्णय किया जाए। जो कल भी एक निर्णय हुआ है जिसमें 5 राज्यों में जो हार हुई है उसको लेकर जो एक जिम्मेदारी दी गई है उसकी पड़ताल की, चाहे वो अजय माकन हो या अविनाश पांडे हो, इन सब नामों पर आपत्ति है। ये तो एक ताज़ा बात हो गई, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर फैसला होता रहा है, जो असंतुष्ट खेमे के नेता हैं उनको उस पर ऐतराज रहा है और इसलिए वो लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व में इसका फैसला हो और साथ ही वो पूर्णकालिक अध्यक्ष की भी एक मांग करते रहे जो कि चुनाव के जरिए हो। ये मुद्दा तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि जो असंतुष्ट नेता हैं उनकी सबकी अपनी अपनी कोई न कोई एक इच्छा है, महत्वाकांक्षा है। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है तो लंबे समय से वो मांग करते रहे हैं कि हरियाणा में जो पार्टी का नेतृत्व है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाए। साथ ही वो जो शैलजा जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे नाराज रहते हैं, उनसे उनकी बनती नहीं। और दूसरी बात कि लंबे समय तक जो हरियाणा में कांग्रेस का राज रहा उसका नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही करते रहे, तो एक बड़े जनाधार वाले नेता है कांग्रेस पार्टी में और इसलिए राहुल गांधी से उनका मिलना काफी अहमियत रखता है। उस मुलाकात के बाद वो गुलाम नबी आजाद के घर जाते हैं। इससे ये अर्थ निकलता है कि वो एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, कुछ संदेश लेकर गए हैं। खबर ये भी चलती रही कई सूत्रों के हवाले से कि गुलाम नबी आजाद और सोनिया गांधी की मुलाकात हो सकती है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी के दरवाजे तक अभी तक गुलाम नबी आजाद नहीं पहुंचे हैं। एक अहम बयान आया है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ऐसी बैठक हो रही है, ये चाहें तो जाकर सोनिया गांधी से सीधी बातचीत कर सकते हैं, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी अहम निकलकर सामने आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो गुलाम नबी आजाद हैं उनको किसी तौर पे राज्यसभा में शामिल किया जाए, चाहे वो राजस्थान से हो या जहां से भी हो। एक तरह की बात उनको ये कम्युनिकेट करके उनको वापस जो है वो मेन धड़े में लाया जाए, उनकी असंतुष्टि जो है दूर की जाए। दूसरी तरफ जहां तक बात है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो जो उनकी मांग रही है प्रदेश अध्यक्ष की वो मान ली जाए और इसके जरिए उनको मना लिया जाए। तो कोशिश गांधी परिवार की तरफ से ये होगी कि जो G23 जो एकजुट दिख रहा है और जो खासतौर पे कपिल सिब्बल के मुद्दे पर, क्योंकि उन्होंने आक्रामक तेवर अख्तियार किए, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग, चाहे वो अलग अलग इलाकों से आ रही हो। छत्तीसगढ़ से TS सिंहदेव ने ऐसी मांग कर दी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, ये एकजुटता जो है असंतुष्ट खेमा जो है वो दिखा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर विचार चलना है। अभी भी गुलाम नबी आजाद के घर कुछ असंतुष्ट नेताओं की बैठक चल रही है। देखना है कि ये सिचुएशन पूरी तरह से कैसे अनफोल्ड होता है और क्या एक सूरत हाल बनती है जिसमें गुलाम नबी आजाद और सोनिया गांधी की मीटिंग हो और जो कुछ भी तनाजे के मुद्दे हैं उन सब पर एक सहमति बने और ये जो बवाल है, ये जो विवाद है वो खत्म हो। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक विवाद और एक विवाद जो है महाराष्ट्र में भी चल रहा है, वो है केंद्र और राज्य सरकार का, कि किस तरीके से केंद्र की एजेंसियां एक के बाद एक कई सारे
महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के नेताओं को निशाना बना रही है और अब इसके जवाब में महाराष्ट्र की सरकार ने भी बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो गिरफ्तारी का खौफ दोनों तरफ है, उन मंत्रियों में भी है जो कि शरद पवार के करीबी हैं या जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, और उनमें भी जो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता जो कि विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके करीबी हैं। जो ताज़ा विवाद है वो प्रवीण दरेकर को लेकर है, जो कि विधान परिषद में नेता हैं और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। आज थोड़ी सी ढीली है, अदालत ने उनको सेशंस कोर्ट से थोड़ी सी राहत दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हुए जेल के खेल में अगला नंबर किसका है, ये ऐसा सवाल है जिससे राज्य के कमोबेश सभी नेता डरे हुए हैं। विधान परिषद में विरोधी दल नेता प्रवीण दरेकर का नंबर सबसे ऊपर है, लेकिन फिलहाल सोमवार तक गिरफ्तारी से उन्हें छूट मिल गई है। प्रवीण दरेकर के ऊपर फर्जी मजदूर बनकर मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक डायरेक्टर पद कब्जाने का आरोप है। देखिए, एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर फाइल किया गया है वो बेसलेस एफआईआर है और उसके कारण हम हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए गए थे। हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन एक्सेप्ट किया था और उसके बाद निर्देश दिया था कि प्रोटेक्शन के लिए आप सेशंस कोर्ट में जाइए। एंड अकॉर्डिंगली हमने सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की थी। आज कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन रिप्लाई के साथ तैयार नहीं था, इसलिए 3 दिन का समय दिया है और 3 दिन तक कोई भी प्रकार का कोएर्सिव एक्शन या कोई भी अरेस्ट करने से प्रोसिक्यूशन को मनाही की है। बीजेपी शिवसेना ने 2019 का विधानसभा चुनाव साथ में लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हुई खींचतान में शिवसेना ने एनसीपी नेता शरद पवार की मदद से कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई। तब से बीजेपी एक घायल शेर की तरह लगातार अपने विरोधियों पर पंजा मारने का काम कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में महाविकास अघाड़ी सरकार के 2 मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक को जेल भेज चुकी है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, शिवसेना सांसद संजय राउत, भावना गवली, बीजेपी से एनसीपी में गए विधायक एकनाथ खड़से, शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर, प्रताप सरनाइक, बीएमसी में स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत यादव जैसे कई नेता ईडी या आईटी के रडार पर हैं। जितेंद्र नवलानी एंड रैकेट विद ईडी, उस बारे में मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर करप्शन, हमने 4 ईडी अफसर्स के खिलाफ जितेंद्र नवलानी की पूरी जानकारी के साथ हमने किया है। मुंबई पुलिस सक्षम है इस क्रिमिनल सिंडिकेट, इस नेक्सस, एक्सट्रैक्शन, खंडनी हमारे भाषा में। बीजेपी के पास ईडी और आईटी है तो शिवसेना एनसीपी के पास पुलिस। शिवसेना अपने धुर विरोधी नारायण राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहने के आरोप में तो उनके बेटे नीतीश राणे को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार करवा चुकी है। मालवनी पुलिस थाने में दर्ज एक और मामले में दोनों को अग्रिम जमानत लेनी पड़ी है। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड भी अदालत के संरक्षण में हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मंत्री गिरीश महाजन, पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को भी घेरने की कोशिश जारी है। घोटाला और गुनाह, इन दोनों बातों में अंतर समझने की जरूरत है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो घोटालों में पकड़े जा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियां 100% भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन मुंबई पुलिस पर दबाव डालकर जो किया जा रहा है वो बदले की भावना से किया जा रहा है। इसलिए घोटाला और बदले का अंतर जनता समझती है। आणि मुंबईच्या पोलिसांवर दबाव टाकून जे केलं जातं है। जानकार बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बदला लेने की नीयत ऐसे पहले कभी नहीं थी। गड़े मुर्दे उखाड़कर एक दूसरे को जेल में डालने के इस खेल का अंत क्या होगा? मैं पिछले 33 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ यहाँ। इस तरह का द्वेष, ऐसा बदला लेने की भावना, इतनी खुन्नस, इतना गुस्सा, एक दूसरे को तबाह करने की शपथ, राजनीति इस छिछले स्तर पे पहुंच गई है। मेरे ख्याल से जो नहीं है वो भी केसेस खड़े किए जा रहे हैं और संकट किया जा रहा है। भ्रष्टाचारियों को जेल होनी चाहिए और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, बात जरूरी है। लेकिन क्या पूरी की पूरी राजनीति के दोनों हलके एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे और सबके सब दोनों की तरफ जेल में बैठेंगे? इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अंजलि दमानी ने बताया था कि सिंचाई घोटाले में शरद पवार की भूमिका को लेकर वो एक बार बीजेपी नेता नितिन गडकरी से मिली थी और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन तब नितिन गडकरी ने कार्रवाई करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि 4 काम वो हमारे करते हैं और 4 काम हम उनके करते हैं। बहरहाल वो बात साल 2012 की थी। अब 10 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति बदल चुकी है और यहाँ की राजनीति पर भी पश्चिम बंगाल की राजनीति का रंग चढ़ चुका है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तो होली है, बिहार में चप्पल जूते की होली चल रही है, लेकिन वृंदावन में रंग की होली है। होली के रंगों में रंगा हुआ है वृंदावन। कई दिनों से होली की रौनक पहले से ही शुरू हो जाती है और इस बार तो 2 साल बाद जमकर होली खेलने का मौका आया है, तो सब लोग जमकर होली खेल रहे हैं। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।